हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो ये आपकी केमिस्ट्री चैप्टर 2 की एनसीईआरटी से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आपका लास्ट वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो उसके बाद में एक वीडियो अपलोड करूंगा जो मैंने आपको बताया था कि जो इम्प्योर वाटर होता है वो हमारे घर तक प्योर होके कैसे आता है। उसके बाद जो एयर के कंपोनेंट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन वगैरह, उन सबको हम कैसे अलग करेंगे उसके लिए मैं अलग से बाद में वीडियो अपलोड करूंगा। तो पहले जो आपका मेन जो है वो उससे तो आपका नहीं आता, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उससे आपका नहीं आता नाइन्थ के चैप्टर 2 में, लेकिन तब भी मैं बना लूंगा। और इसके बाद ये जो मेन आपके जो रह जाते हैं सेपरेटिंग प्रोसेसेस जो 7 है वो आज हम पूरा कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम डिस्टिलेशन की। तो डिस्टिलेशन की बात करते हुए कहें तो आप ये काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपके लिए कुछ नया नहीं है और ये पहले जैसा था वैसा ही इस क्लास में भी है। लोग थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं कि नाइन्थ में तुम्हारी स्टडीज थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर आप समझते हो चले सब चीजें तो आपके लिए काफी इजी है। और डिस्टिलेशन की बात करते हुए कहें तो डिस्टिलेशन सेपरेटिंग टू miscible liquids, सेपरेटिंग टू मिसेबल लिक्विड्स, दो किसी भी मिसेबल लिक्विड्स को हम सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, यूज एसीटन, एस्टोन, जो आप प्रोनाउंस करना चाहें वो कर लीजिए आप, एंड वाटर। पहले हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। इसका है 58 डिग्री सेल्सियस और वाटर का एज यूजुअल आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो 58 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, तो 58 डिग्री सेल्सियस और इसमें कितना डिफरेंस होगा, लगभग 42 डिग्री का, 42 डिग्री सेल्सियस। तो डिस्टिलेशन में देख लेते हैं कि डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं। एक ऐसे एक स्टैंड पर यहाँ पे एक बर्नर होता है जो आग उगलता है, उसपे आपका एक फ्लास्क रखी जाती है जो आपकी ऐसी गोल हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई कोई बात नहीं है। उसके यहाँ पे स्टैंड से इसे स्टॉपर से इसे एक रोका जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाता है एक थर्मोमीटर और यहाँ से वैसे एक यहाँ पे जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और एक ऐसे करके आता है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक ऐसे करके यहाँ पे कोल्ड वाटर इनलेट, यहाँ पे कोल्ड वाटर आउटलेट ऐसे करके आता है। यहाँ पे आपका पूरा वो सेपरेट हो जाता है। इस पे मत जाइए, मतलब से बस समझने के लिए करिएगा, उसे आप ये मत लीजिएगा ड्राइंग के ऊपर। तो यहाँ पर आपका एक ऐसे ऐसे करके आ गया। तो ये यहाँ पर आपका मान लीजिए कि इसका ये पूरा आपका ये पूरा मिक्सचर है, मतलब इसमें जो इमिसिबल लिक्विड्स है ये है। तो 58 डिग्री यहाँ पर हमने एक थर्मोमीटर भी लगा लिया कि हमें पता चल जाए कितने डिग्री पहुंच गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ये आ गया थर्मोमीटर। आप जब भी डायग्राम बनाएं उसे लेबल करना ना भूले, वरना आपके मार्क्स 100% कटे जाएंगे। उसके बाद आपका ये आ गया बीकर, छोटी सी छोटी चीज का बताइएगा। ये आपका फ्लास्क, ये आपका आ गया स्टैंड। यार यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पे दोबारा से बड़ा सा बना देता हूँ डिस्टिलेशन का डायग्राम। तो यहाँ पर आपका आ गया बर्नर, आग जो उगलता है। उसके बाद यहाँ पर हमने देख लिया कि फ्लास्क जो है आपका फ्लास्क आ गया। ठीक है, कैसा भी हो। उसके बाद फिर यहाँ पर आपने एक स्टैंड ले लिया। उसके बाद फिर ये आपका स्टॉपर आ गया। यहाँ से फिर एक बीच में भी नहीं है, वैसे मैं आपको बस ऐसे दिखा रहा हूँ। यहाँ से फिर आपका जाता है, उसके बाद यूं ऐसे घूम जाता है। उसके बाद फिर आपका ये ऐसे, फिर यहाँ से आपके दो निकलते हैं। यहाँ पे आपकी एक फ्लास्क आ जाती है, वो बीकर आ जाती है। यहाँ पे आपका लिक्विड कलेक्ट हो जाता है जो आपको सेपरेट करना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका पहले यहाँ पर आपका वाटर प्लस एसीटोन है।
या ए स्टोन, जो आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। तो आपका पहले ये आ गया, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे थर्मोमीटर भी बना ही दिया। उसके बाद आपको हर एक छोटी से छोटी चीज लेबल करनी है। ये आपकी ट्यूब आ गई, ये आपका स्टैंड आ गया। पहले मेरे 6th क्लास में आया था पहली बार, तो उसमें मेरे 4 मार्क्स का डायग्राम था, 2 मार्क्स कट कर लिए क्योंकि मैंने इसमें 2-3 चीज़ों का मेंशन नहीं किया था। तो ये आपका ये आ गया, फिर फ्लास्क आ गया, फिर आपका आ गया वाटर, ये जो आप प्रमोट करना चाहें। तो ये आपका आ गया बर्नर। इसी डर के बारे में इन सब की कंपनीज भी लिखकर आ जाता था। तो ये आपका आ गया। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पर कोल्ड वाटर लेना है, कोल्ड वाटर आउटलेट आपने ऐसे करके लिख लिया। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आपका 58 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपका रीच हो गया तो ये आपका यहाँ से, अब आपका यहाँ से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से आपका ठंडे पानी में, ठंडे पानी यहाँ पर होगा, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, उसके बाद वहां से आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड में चेंज होने के बाद आपका यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ये आपका होता है सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें आपका अलग हो गया ये और ये, तो आपका ये पूरा सेपरेट हो गया। तो ये आपका हो गया डिस्टिलेशन। ये आपका काफी इजी था, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में तो नहीं कह रहा, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि आपका डिस्टिलेशन में ज्यादा आपका कुछ नहीं है। तो उसके बाद बात करते हैं, अब हमारा दूसरा जो था इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की बात करते हैं। तो इवेपोरेशन काफी इजी टॉपिक है। इवेपोरेशन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था पूरा डिटेल में, तो उसे हमें, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो उसके बाद फिर आपको इवेपोरेशन वैसे ज्यादा कुछ टिपिकल लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत पहले से पढ़ते आते हैं, 5th 6th 7th 8th फिर 9th में पढ़ रहे हैं। तो इवेपोरेशन में क्या है आपका, क्या आपका इसमें होता है चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स। उसके बाद फिर आपका एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसमें आपका हीट अपनी करते हैं, तो उसमें आपका ये यूज होता है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से निकालने के लिए, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से निकालने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपका सी वाटर होता है वो बड़े बड़ी ट्रेज में रख लिया जाता है, वहां पे आपका सी वाटर आ जाता है पूरा, वहां से फिर आप डायरेक्ट सन के नीचे रख देते हैं, तो वहां से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद आपका सॉल्ट आ जाता है, लेकिन वो इम्प्योर होता है। सॉल्ट आपका प्योर करने के लिए इसके बाद एक और प्रोसेस आता है, वो आप जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। तो इसे इवेपोरेट हो जाता है पानी, आपका सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है। ये आपका होता है प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। डिटेल में आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको नहीं देखा आपने मेरा चैप्टर प्रीवियस, तो उसका मैंने आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सारे वीडियोस का फर्स्ट टू लास्ट तक। तो उसके बाद अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हुए कहें कि जब हम सी वाटर, मतलब सी वाटर में से जब सॉल्ट निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो सॉल्ट जो होता है वो इम्प्योर होता है। जब हम इवेपोरेशन से निकालते हैं सी वाटर में से, ये बात ध्यान से सुनिएगा, सॉल्ट इम्प्योर नहीं होता। सॉल्ट जब सी वाटर से निकलता है तब वो इम्प्योर होता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि हम जो सब्सटेंस को कूल करते हैं, मतलब क्रिस्टलाइजेशन में आप सिंपली ये लिखेगा, आप जब मेरी वीडियोस देखा करें, जब आप ये सब वीडियोस देखा करें, तो आप पेन और पेपर साथ में लेके चलिएगा। तो उसके आप सबसे पहले आप वीडियो देखना चाहे वीडियो देखिएगा, लेकिन सबसे पहले कायदे में आपको पहले पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको फिर वीडियो लेक्चर्स देखना चाहिए। इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपको चैप्टर पूरा एक ही बार में समझ में आ जाएगा, और आप चीजें भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद पेन और पेपर भी लेके बैठिएगा, ठीक है। तो आप क्रिस्टलाइजेशन में आप ये लिख सकते हैं कि आप मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में, वरना आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। क्रिस्टलाइजेशन में आप पहले जो कूल ऑफ हीट ऑफ सब्सटेंस होता है उसे हम कूल करते हैं, ठीक है। पहले हीट अप करके उसका कूल करते हैं, जैसे फिर उसके बाद आपके क्रिस्टल्स के फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि ये मेनली आपका शुगर, वो सॉल्ट के लिए होता है वो, वरना शुगर टाइप में शायद वो थोड़ा बहुत मेल्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पिघल या मेल्ट हो जाता है। तो आप सॉल्ट में यूज होता है क्रिस्टलाइजेशन।
पहले उसे हीटेड सब्सटेंस को उसके बाद उसे कूल डाउन करते हैं तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हो जाता है, उसे इसे क्रिस्टलाइजेशन करते हैं प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए। तो आपका सॉल्ट जो होता है उसका प्योर हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन के बाद। तो क्रिस्टलाइजेशन में बस आपका इतना ही है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो गाइस चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो है सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल क्या यूज होता है आपने पहले भी पढ़ा है, तो इसे एक बार रिकैप कर लेते हैं कि सेपरेटिंग फनल हम यूज करते हैं ऑयल फ्रॉम वाटर। जरूरी नहीं ऑयल फ्रॉम वाटर, और भी देख सकते हैं, लेकिन इसका एग्जांपल लेते हैं ऑयल एंड वाटर। ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है। तो दोनों इमिसिबल लिक्विड्स होंगे तो इसका मतलब ये है कि ऊपर फ्लोट करेगा जिसकी डेंसिटी कम होगी। तो ऑयल ऊपर फ्लोट करता है, वाटर कुछ समय बाद नीचे बैठ जाता है। नीचे क्या ऑयल ऊपर आ जाता है पूरा। जब आप उसे मिक्स करेंगे या आप जब आप बालों में ऑयल लगाते होंगे तो उसके बाद जब हाथ धोते होंगे तो आपके हाथ पे बूंदे आ जाती हैं पानी की, तो इसीलिए क्योंकि वो इमिसिबल होता है। तो देखते हैं कि आप सेपरेटिंग फनल में क्या होता है कि सेपरेटिंग फनल में आप एक फनल लेते हैं, उसमें यहाँ तक वाटर स्टॉपर से रोक लेते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे आप उसे थोड़ा वेट करते हैं कि वो वाटर फिर नीचे आ जाता है, वो ऑयल की लेयर ऊपर बन जाती है। तो उसके बाद फिर आप ये स्टॉपर खोलते तो उसमें पानी निकलने लगता है ट्यूब से, तो आपका बीकर में कलेक्ट हो जाता है तब तक जब तक ऑयल आपका यहाँ तक ना पहुंच जाए, क्योंकि पानी कम होगा तो ऑयल ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा। तो बस यही आपके सेपरेटिंग फनल में। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो फ्रैक्शनल अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है कि अगर हमने दो सब्सटेंस ले ली, जैसे दो मिसेबल लिक्विड्स ले लिए, इथेनॉल और एसीटन, जिनका टेम्परेचर एसीटन का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का है 70 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के टेम्परेचर का अंतर है 20 डिग्री सेल्सियस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका डिस्टिलेशन का डिस्टिलेशन अपग्रेडेड वर्जन है। जैसे कि उसमें आपका 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अंतर था, वैसे ही इसमें आपका टेम्परेचर का जो अंतर है 20 डिग्री सेल्सियस है, बहुत कम है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक हमने स्टैंड पर एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो आई मीन डिस्टिलेशन जैसा ही हमने एक प्रोसेस की तरह यहाँ पर एक वो ले लिया पूरा सेटअप, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे एक टेस्ट ट्यूब और ऐड कर देंगे। हम एक पूरा फ्लास्क बंद टेस्ट ट्यूब, हम यहाँ पे बंद नहीं, यहाँ से खुली होगी, यहाँ से अपने टेस्ट ट्यूब ले ली, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हैं या कैल्शियम कार्बोनेट के वो है पत्थर ही ले लीजिए। तो उसका क्या होगा, यहाँ पे आपका जब एस्टर्न का बॉइलिंग पॉइंट है 58 डिग्री सेल्सियस, जब हम इसे हीटअप करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा हीटअप जैसे 58 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो आपका एस्टर्न जो है वो आपका इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो वेपराइज होकर वो आपका यहाँ पे जाके पूरा कलेक्ट हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, वो इसे पार करते हुए चला जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि वो इसे पार कर जाएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, वो यहाँ पर नहीं रुक सकता, उसे जल्दी है जाने की, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जब ये थोड़ा थोड़ा वेपराइज होना शुरू होगा, लेकिन ये पूरा वेपराइज नहीं होगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी आया नहीं है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा हीटअप करना थोड़ा सा हल्का कर देंगे तो इसलिए थोड़ा वेपराइज होगा, लेकिन इसे पार नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर ही आके लिक्विड में बन जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं है, इसमें इतनी ताकत नहीं है और इतनी जल्दी नहीं है, तो सिंपली आपका ये यहाँ पर रुक जाएगा। तो इसलिए इसे लगाया जाता है कि जिनका टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो उसमें कैसे सेपरेट करें। ये आपका सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ गया, यही आपका इसमें डिफरेंस आ गया एस्टर्न और इथेनॉल। अब चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो है सेंट्रीफ्यूगेशन, या आप सेंट्रीफ्यूगेशन ही है वही ले लीजिए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन आपका बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये आपका मेडिकली यूज होता है ब्लड के जो कंपोनेंट्स है उन्हें सेपरेट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, आपने सुना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था ग्रेविटेशन में, उसकी भी अभी वीडियो बनाऊंगा उसे। उसके बाद उसमें था सेंट्रीपिटेटल फोर्स था, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन भी आप इसमें देखेंगे कि वो जो रोटेट करते हैं कि आपने पत्थर घुमाया, पत्थर को आपने छोड़ दिया, ये आपके ऊपर नहीं आएगा, ये आपके आगे निकल जाएगा, जिस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा होगा वहां से निकल जाएगा। तो मैंने आपको फोर्स मोशन के बारे में बताया था, मोशन का चैप्टर, वो भी आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे ही आपको मिल जाएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपका ये सेंट्रीफ्यूगेशन आपने पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगेट। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री में इसका क्या रोल है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में आपका क्या होता है कि यूज इसमें है ब्लड के कंपोनेंट में, ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, या उन्हें जो भारी डेंस होगा वो नीचे आ जाएगा। बताता हूँ कैसे। उसमें आपकी मशीन होती है, मैं आपको एक पावर पॉइंट पे वीडियो बना के बताऊंगा सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें डिटेल में।
तो उसमें आपका क्या है कि आपकी एक मशीन होती है, ठीक है, उसमें आपके ऐसे आपके लगे होते हैं टेस्ट ट्यूब, यहां पर फिक्स्ड होते हैं, मतलब यहां पर, ठीक है। जब ये घूमते हैं तो ये टेस्ट ट्यूब्स ऐसे होते हैं, ऐसे होने के बाद फिर टिल्ट हो जाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन्हें पीछे की तरफ भेजता है ब्लड के कंपोनेंट्स को, जो डेंस होगा उसे, तो ये यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्टिकल यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, तो घूमता है तेजी से, ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमता है, ऐसे करके घूमता है, ऐसे करके घूमता है, तो उसके ऐसे घूमता है तो उसके कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, तो यही आपका, इसमें सारे कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं, यही आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें आपको तेजी से रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं, तो उनके सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो है क्रोमेटोग्राफी। तो गाइस चलिए बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो क्रोमेटोग्राफी हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इस चैप्टर का। तो क्रोमेटोग्राफी की बात करते हुए कहें तो ये क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट जब एक में डिसॉल्व होते हैं, मतलब टू और मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन वन सॉल्वेंट। इसका यूज कहाँ होता है, ड्रग्स को ब्लड में से निकालने के लिए, सेपरेट करने के लिए, और डाइस को सेपरेटिंग द कलर ऑफ डाइस, कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें एक नया वर्ड आया, सॉल्युबिलिटी, जो मैंने भी कहा था। इसलिए क्या होता है सॉल्युबिलिटी, ये आपको याद होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि जिस सॉल्यूट का कंपैरिजन के लिए यूज होता है सॉल्युबिलिटी, जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में सबसे जल्दी डिसॉल्व होता है एज कंपेयर टू अदर्स, वो आपका सॉल्युबिलिटी कहलाती है। किसका, द रेट ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, ये आपका हो गया सॉल्युबिलिटी। तो बस यही था। क्रोमेटोग्राफी में आपकी एक वीडियो थी, एक देखी थी, या आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि जो कलर आप एक एब्जॉर्बिंग पेपर, एक अच्छे पेपर को एब्जॉर्बिंग पेपर जो होता है उसमें पानी में डालेंगे, तो उसमें इंक डिसॉल्व होगी, तो उसमें जो कलर जिसकी सबसे अच्छी डिसॉल्युबिलिटी होगी वो सबसे पहले देखेगा, जिसकी कम होगी वो बाद में बढ़ता चला जाएगा। तो बस यही था आपके क्रोमेटोग्राफी का, यही था आपका आखिरी टॉपिक, और यही था चैप्टर का एंड। तो आपको कोई भी डाउट हो उस चैप्टर से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको ऐसी नई वीडियो लाऊंगा। तो अभी मैंने रिसेंटली एक iPad mini ख़रीदा है, तो उसका भी मैं अभी रिव्यू डालूंगा कुछ दिनों में, तो एक दो दिन में डाल दूंगा। और उसके बाद फिर मैंने अभी बोया का माइक भी ऑर्डर किया था, BYM1, तो उसके भी मैं डालूंगा। उसके बाद फिर मैं कुछ समय बाद मैं ट्राईपॉड भी ऑर्डर करने वाला हूँ, तो उसकी भी मैं आपको अपलोड करूंगा उसकी अनबॉक्सिंग की। तो अभी रिसेंटली मैं अभी आपको नाइकी का जो मैंने ऑर्डर किया है, एक नाइकी का एक नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, एक काफ़ी अच्छा शू है जो मैं अभी तक पहन रहा हूँ। काफ़ी पहले अनबॉक्सिंग की थी, लेकिन उसे डालने का मौका नहीं मिला, तो अभी मैं डालूंगा रिसेंटली एक दो दिन में। तो मैं अभी डाल चुका हूँ वैसे, सॉरी, लेकिन काफ़ी अच्छा शू है। मुझे लगभग खरीदे हुए 1 मंथ हो गया उसे, 1 मंथ पहले की वीडियो है वो, जो अभी अपलोड होगी या हो चुकी है। तो वो शू इतना अच्छा शू है कि वो अभी तक चल रहा है, पूरा क्लॉथ मटेरियल का बना है, वो सब आप उसमें देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी आपको मिस्टेक नज़र आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई टॉपिक मिस हो गया तो मुझे बताइएगा। तो गाइस, ये था आपका लास्ट टॉपिक, तो चैप्टर फिनिश। तो बाय बाय।